Good morning, everybody. Have a nice day. Once again, welcome back to APS online science classes. पिछली कक्षा में हमने आपको भ्रूणपोष के विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार पढ़ाए थे। हमने आपको भ्रूणपोष के विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष, दूसरा प्रकार का होता है कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष और तीसरा प्रकार का होता है हैलोवियल प्रकार का भ्रूणपोष। इज इट क्लियर? केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणपोष में हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन के दौरान प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में अनेक विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तथा कुछ समय पश्चात इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तथा भ्रूणपोष के मध्य में क्या है, एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तथा भ्रूणपोष में जो केंद्रक होते हैं वो परिधि पर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष में आपको बताया इस प्रकार का जो भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की प्रथम विभाजन एवं उसके पश्चात होने वाले अनेक विभाजनों में केंद्रक के विभाजन होने के पश्चात अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। उन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। साथ में उनके अंदर क्या है, भ्रूण चूसकांगों का, उस भ्रूणपोष में चूसकांगों का निर्माण होता है। इन चूसकांगों की सहायता से भ्रूणपोष की बाहरी एवं आंतरिक कोशिकाओं को क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। ये हमने आपको बताया था शॉर्ट यानी कि कोशिका भ्रूणपोष के बारे में। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हैलोवियल भ्रूणपोष के बारे में अध्ययन करेंगे कि हैलोवियल जो भ्रूणपोष होता है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई हैलोवियल भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है। देखिए, हैलोवियल भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष की मध्यवर्ती अवस्था होती है। केंद्रकीय यानी कि ये जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष की एक क्या है, मध्यवर्ती अवस्था होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, एक मिला जुला, ठीक है, या इन दोनों के मध्य की क्या होती है, एक अवस्था होती है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि हैलोवियल भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय और कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है उसकी मध्यवर्ती अवस्था होती है, ठीक है। देखिए, हैलोवियल जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, ये आपका भ्रूणपोष है, इसके अंदर ये भ्रूण हो गया, ये संरचना हम आपको बताई थी भ्रूण, और ये आपका क्या है, केंद्रक है, भ्रूणपोष केंद्र, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक है, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष क्या है, केंद्रक है। क्लियर बात हो गई? देखिए, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, प्रथम विभाजन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले विभाजन होता है। किसमें? प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। जब इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप ये तो क्या हो गया, भ्रूण हो गया। जब इसमें विभाजन होता है तो इसमें जो केंद्रक होता है वो एक केंद्रक आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। विभाजन होता है, ठीक है। प्रथम विभाजन जब होता है तो प्रथम विभाजन के पश्चात इसमें क्या होता है, प्रथम विभाजन के साथ क्या है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, दूसरी कोशिका आकार में क्या होती है, छोटी होती है। अर्थात हमने आपको बोला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात
प्रथम विभाजन का विभाजन होगा तो केंद्रक दो भागों में बटेगा, और दो भागों में बटेगा तो जैसे ये दो केंद्रक बन गए, तो इन दोनों केंद्रक, एक ये केंद्रक है प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक है, ये दो भागों में बट गया। तो इन केंद्रकों के चारों ओर किसके निर्माण हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसमें एक कोशिका का आकार बड़ा होता है, दूसरी कोशिका का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आपको बता दें, जिस ओर बड़ी कोशिका का निर्माण होता है, ये कोशिका जो बड़ी आकार की है, ये कोशिका बड़े आकार की कोशिका का जो निर्माण होता है वो बीजांड छोर की ओर होता है, बीजांड द्वार छोर की ओर होता है। और जो छोटी कोशिका का निर्माण होता है ये निभाग द्वार छोर की ओर क्या होती है? निभाग छोर की ओर क्या होती है? स्थित होती है। यानी कि जो दो कोशिकाएं होती हैं जिनमें बड़ी कोशिका जो होती है, ठीक है, वो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, छोटी कोशिका होती है वो निभाग छोर की ओर क्या होती है? स्थित होती है। देखिए, निभाग छोर वाली जो कोशिका है, ठीक है, निभाग छोर वाली जो कोशिका है वो आकार में छोटी है। तो इस केंद्रक के अंदर निभाग छोर वाली जो कोशिका होती है, इसमें जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्या होता है? मुक्त विभाजन होता है। कौन से विभाजन होता है? मुक्त विभाजन होता है। छोटी निभाग छोर की ओर स्थित जो छोटी कोशिका होती है उसके केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? मुक्त विभाजन होता है। और जब मुक्त विभाजन होता है तो यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो अनेक भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि अनेक केंद्रकों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, परंतु इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? इनके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तथा बीजांड द्वार की ओर स्थित जो बड़े आकार की कोशिका होती है, बीजांड द्वार की ओर स्थित बड़े आकार की जो कोशिका होती है, इस बड़े आकार की कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? इनमें विभाजन होता है। जब इसके अंदर विभाजन होता है तो ये केंद्रक भी अनेक भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। परंतु इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी क्या होता है? साथ साथ होता है। यानी कि केंद्रक का विभाजन हुआ, विभाजन होते ही केंद्रक दो भागों में बट गया, तो दोनों केंद्रकों में किसका निर्माण हो जाएगा? तुरंत कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से ये केंद्रक पुनः विभाजित हुए तो दो कोशिकाओं के अंदर फिर दो केंद्रकों का निर्माण हुआ इस तरीके से, तो इन कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण हो जाता है? किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ पर कोश केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश को हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोश कहा जाता है। कौन सा भ्रूण कोश कहा जाता है? हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोश कहा जाता है। खासतौर से जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, कौन से पादप होते हैं? एक बीजपत्री पादप होते हैं। मोनोकोटिलीडन जो प्लांट होते हैं एक बीजपत्री पादप, और उन एक बीजपत्री पादपों का एक गण होता है जिसका नाम है हेलोबियल गण। एक बीजपत्री पादपों का हेलोबियल जो गण के सदस्य होते हैं उनमें हेलोबियल प्रकार का क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। आपको उदाहरण बता दिया है कि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें एक गण होता है जिसको हेलोबियल गण के नाम से जानते हैं, और हेलोबियल गण के जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य पादप होते हैं, उन पादपों के अंदर भ्रूण कोश हेलोबियल प्रकार का होता है। ठीक है, ये तो हमने आपको एक प्रकार से समझाया। अब हमें इसकी परिभाषा किस तरीके से देंगे? हम कहेंगे कि हेलोबियल भ्रूण कोश जो होता है वो केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूण कोश की क्या होती है? एक मध्यवर्ती अवस्था होती है। इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश में इसमें क्या होता है? प्राथमिक भ्रूण कोश का जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है? प्रथम विभाजन के पश्चात, प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिससे एक कोशिका आकार में बड़ी होती है तथा दूसरी कोशिका आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। बड़े आकार की कोशिका बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, छोटे आकार की कोशिका निभाग छोर की ओर क्या होती है? स्थित होती है। इज इट क्लियर? तत्पश्चात निभाग छोर की ओर स्थित जो छोटे आकार की कोशिका होती है उसमें मुक्त विभाजन होते हैं, और मुक्त विभाजन होने पर
ठीक है। इसमें अनेक केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है, और इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, परंतु बीजांड द्वार की जो कोशिका होती है, बीजांड द्वार की ओर स्थित जो बड़े आकार की कोशिका होती है, उनके केंद्रक में क्या होते हैं, विभाजन के पश्चात, अर्थात विभाजन के पश्चात केंद्रकों का निर्माण होता है। केंद्रकों के निर्माण के साथ ही उनमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अर्थात मैंने आपको बोला इनमें केंद्रक विभाजन तथा भित्ति का निर्माण क्या होता है, साथ साथ होता है। इस प्रकार के भ्रूण कोष को क्या कहा जाता है, हैलोबियल प्रकार का भ्रूण कोष कहा जाता है। हैलोबियल प्रकार का भ्रूण कोष जो होता है वो एक बीजपत्री पादपों का हैलोबियल गण के सदस्यों के अंदर क्या है, पाया जाता। ओके, ये आपका हो गया हैलोबियल प्रकार का भ्रूण कोष। ठीक है, बात करते हैं ध्यान से, अगला टॉपिक है हमारा भ्रूण कोष के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूण कोष के कार्य, भ्रूण कोष के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, भ्रूण कोष के कार्य। देखिए भ्रूण कोष के क्या कार्य होता है। पहला कार्य हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि बीज होता है, बीज का जब मृदा में रोपण कर दिया जाता है तो उस बीज के अंदर क्या होता है, अंकुरण होता है। बीज का जब अंकुरण हो जाता है तो नवोद्भिद पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीज के अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है। और इस नवोद्भिद पादप को जो पोषण प्राप्त होता है, इस नवोद्भिद पादप को जो पोषण प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, भ्रूण कोष से प्राप्त होता है। पहला कार्य हमने आपको बता दिया कि बीज के अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद पादपों का निर्माण होता है। नवोद्भिद पादपों को पोषण किससे प्राप्त होता है, भ्रूण कोष से प्राप्त होता है। क्लियर बात, कि बीज के अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद पादपों को पोषण भ्रूण कोष से क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए दूसरे कार्य पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ पादप जो होते हैं उनमें कोशिकीय प्रकार का क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। कौन से प्रकार का पाया जाता है, कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। क्लियर, तो उन जिन पादपों में कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है, जिन पादपों में कौन सा प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है, कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। जिनमें कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है उनमें क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया चूसकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूसकांग पाया जाता है। और ये चूसकांग जो होते हैं ये भ्रूण कोष की बाहरी और आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण, ये चूसकांग जो होता है वो भ्रूण कोष की बाहरी कोशिकाएं होती हैं या आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, उनको पोषण प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चूसकांग क्या काम करते हैं कि भ्रूण कोष जो होता है उसके बाहर की ओर और अंदर की ओर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य आपके समझ आ गया होगा कि कुछ पादपों में कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। जिनमें कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है उसमें हमने आपको पहले बताया भ्रूण कोष के परिवर्धन में कि उनमें चूसकांग पाए जाते हैं। और चूसकांग जो होता है वो भ्रूण कोष के बाहर वाली कोशिकाओं को और अंदर वाली कोशिकाओं को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरी बात, हम तीसरे कार्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो भ्रूण कोष होता है उस भ्रूण कोष में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, भ्रूण कोष में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है और वसा क्या है, पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भ्रूण कोष में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट, ये तीनों का क्या होता है, संचय होता है।
भ्रूण कोश में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, संचय होता है, स्टोरेज होता है। जो भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक जो स्थिति होती है, भ्रूण परिवर्धन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। एक बार फिर दोबारा समझिए, भ्रूण कोश में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, संचय होता है, जो भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण भ्रूण कोश के क्या होते हैं, कार्य होते हैं, उन पर हमने चर्चा कर ली। एक बार मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। पहला कार्य, बीजों का जब अंकुरण होता है तो नवोदित पादपों को भ्रूण कोश के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूण कोश पाए जाते हैं, जिनमें चूसकांग पाए जाते हैं। चूसकांग जो होते हैं वो भ्रूण कोश की बाहरी और अंदर वाली कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, संचय होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, संचय होता है, जिसके फलस्वरूप जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो भ्रूण के परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, भ्रूण कोश के कार्य आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण का परिवर्धन, या सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्रियो का अर्थ होता है फीटस, फीटस का अर्थ होता है भ्रूण, और जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। फीटस, जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। फॉर्मेशन ऑफ फीटस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसको हिंदी में बोलना चाहें तो भ्रूण के परिवर्धन के, भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है, कोई क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, या भ्रूण परिवर्धन कहा जाता है। भ्रूण के परिवर्धन को ही क्या कहा जाता है, भ्रूण परिवर्धन कहा जाता है। इसको और भी हम डिटेल से अगर खोलना चाहें भ्रूण परिवर्धन की परिभाषा को, तो आपको हम बता दें, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, और संलयन के बाद किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। संलयन के बाद क्या होता है, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, भ्रूण परिवर्धन कहा जाता है। तो युग्मनज से भ्रूण के परिवर्धन को ही क्या कहा जाता है, या भ्रूण के विकास को ही क्या कहा जाता है, भ्रूण परिवर्धन कहा जाता है। अब देखिए भ्रूण का परिवर्धन किस तरीके से होता है। आवर्तबीजी पादपों में द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पादप होते हैं, और द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, आपको बता दें भ्रूण के परिवर्धन के ऊपर, या भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम, भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम 1840 में, भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम 1840 में हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन से वैज्ञानिक ने किया था, हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने भ्रूण परिवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन 1840 में किया, और इन्होंने क्रूसीफेरी कुल होता है, क्रूसीफेरी कुल,
क्रूसीफेरिकुल। क्रूसीफेरिकुल का एक प्रारूपिक पौधा इन्होंने चुना था। क्रूसीफेरिकुल का एक प्रारूपिक पौधा इन्होंने चुना था। उस प्रारूपिक पौधे का नाम था क्रूसीफेरिकुल का एक द्विबीजपत्री पादप जिसका नाम था कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस। हैंस्टिन नामक वैज्ञानिक ने क्रूसीफेरिकुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस में सर्वप्रथम भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया। ये कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस है, वो एक द्विबीजपत्री पादप है। कौन सा पादप है? द्विबीजपत्री पादप। तो ये द्विबीजपत्री पादप है, यानी कि कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस एक प्रारूपिक पादप है यहाँ पर। और ये प्रारूपिक पौधे में जिस तरीके से भ्रूण का परिवर्तन होता है उसी तरीके से अन्य सभी आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण का क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसलिए कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस में हैंस्टिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भ्रूण के परिवर्तन का क्या किया था? अध्ययन किया था। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? हैंस्टिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, देखिए कल ये हमने आपको केवल भ्रूण परिवर्तन की सामान्य जानकारी यहां तक आपको दी है। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करेंगे कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, हाउ टू एम्ब्रियो डेवलप, ठीक है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, एंड वी कैन स्टडी अबाउट द कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस, दैट इज द डाइकोटिलीडन प्लांट। ओके, तो हम कल कैप्सेला वर्सा पैस्टोरिस एक द्विबीजपत्री पादप है और इस द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन किस तरीके से होता है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? आपसे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।